हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस वीडियो में मैंने उन सभी प्रकार के पत्र लेखन को लिया है जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। देखिए, इनको थोड़ा विस्तार से देखिए, इसका मतलब क्या होता है। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। औपचारिक पत्र में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, प्रशासनिक पदाधिकारियों को पत्र, व्यापारियों को पत्र, संपादकों को पत्र, समाचार पत्र के संपादकों को पत्र, पुस्तक विक्रेताओं को पत्र। इन सबको जो पत्र लिखा जाता है वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा यह बात। अगला देखिए, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत होते हैं। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं अन्य सगे संबंधी। इन सबको अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, यानी जिनसे हमारा रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अब आपने समझ लिया पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट पत्र समझते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पहला है शासकीय पत्र, जिसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। जो पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी या व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है उसे शासकीय पत्र या सरकारी पत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे ही शासकीय पत्र या सरकारी पत्र कहा जाता है। नहीं तो एग्ज़ाम में सरकारी पत्र आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ध्यान रखिएगा, इसका अन्य नाम सरकारी पत्र भी है। इस पत्र में पदाधिकारी के किसी निर्णय, समस्या निदान, नीति निर्धारण आदि को विषय बनाया जाता है। यह संप्रेषण के लिखित माध्यम में होता है। अब पत्र है तो संप्रेषण का लिखित माध्यम ही होगा। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करना। क्या मतलब होता है? सूचना का आदान प्रदान करना, यह है संप्रेषण का मतलब। ध्यान रखिएगा। और देखिए, इस पत्र को प्रेषित कार्यालय का नियत अधिकारी ही खोलता है, यानी जिस कार्यालय को भेजा गया है उसका जो अधिकारी होगा वही खोलेगा, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। यह पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इस पत्र का संबोधन मात्र औपचारिक शब्दावली महोदय के साथ होता है तथा समापन में औपचारिक शब्द नहीं होता। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अर्धशासकीय पत्र, जिसे हम डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अब ये डेमी शब्द ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में डेमी आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं किसी समस्या पर राय जानने के लिए कोई पत्र प्रेषित करता है तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। इस पत्र का मेन पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत पत्र शैली, यानी अन्य किसी सरकारी अधिकारी को सरकारी कार्य के लिए ही भेजेगा, अपने किसी निजी कार्य के लिए नहीं भेजेगा। यह बात ध्यान रखिएगा। अभी शासकीय पत्र में क्या था? वहाँ पर था कार्यालय के अधिकारी को, यानी किसी कार्यालय में भेजा जाता था। यहाँ पर कार्यालय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यह बात ध्यान रखिएगा। दोनों में यही अंतर है। यहाँ पर व्यक्ति को भेजा जाएगा, वहाँ पर कार्यालय के व्यक्ति को या कार्यालय के अधिकारी को भेजा जाएगा।
और देखिए, यह पत्र अनौपचारिक होते हैं। व्यक्तिगत होने के कारण इस पत्र को सदैव प्रेषित ही खोलता है। अब जब पत्र व्यक्तिगत है तो जिसको भेजा गया है वही खोलेगा, दूसरा तो खोलेगा नहीं। पत्र का संबोधन सदैव प्रिय श्री महोदय के साथ होता है तथा पत्र का समापन सदैव आदर सूचक शब्दों के साथ होता है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कार्यालय आदेश। इसे क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑर्डर या ऑफिशियल ऑर्डर भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारी को आदेश, निर्देश या सूचनाएं प्रेषित करता है तो कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा गया है? जब कोई अधिकारी अपने ही कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को, यानी जिस कार्यालय का वह अधिकारी है उसी कार्यालय में जो अन्य अधिकारी या कर्मचारी हैं उन्हें आदेश देगा, निर्देश देगा या कोई सूचना देगा, तो यही है कार्यालय आदेश। इसका प्रयोग देखिए कब होता है? नियम, नियुक्ति, छुट्टी आदि की सूचनाओं में किया जाता है। यानी जैसे आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं तो आप शिक्षा विभाग के अधिकारी से ही छुट्टी मांगेंगे, किसी दूसरे कार्यालय में तो नहीं जाएंगे छुट्टी लेने ना। तो यही है कार्यालय आदेश। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। सरकार के विभिन्न मंत्रालय आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग न करके कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। क्या कहा गया है? सरकार के विभिन्न मंत्रालय, यानी एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को जो सूचना दी जाती है वही है कार्यालय ज्ञापन। इस प्रकार के कार्यालय ज्ञापन अंतर मंत्रालय पत्र व्यवहार का एक रूप है। क्या है? यानी एक दूसरे मंत्रालय में पत्र व्यवहार का एक रूप है। जैसे शिक्षा मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई पत्र भेजना है तो वही होगा कार्यालय ज्ञापन। इसका प्रयोग विशेष स्तर पर होता है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अनुस्मारक। अनुस्मारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आप जानते ही होंगे, जिसे हम अलार्म कह सकते हैं। जैसे आप उठने बैठने या अलग अलग कार्यों के लिए अलार्म लगाते हैं तो ये अलार्म क्या काम करता है? आपको याद दिलाता है ना कि आपको ये काम कब करना है। इसी तरह समझ लीजिए रिमाइंडर का मतलब। इस शब्द को आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। जैसे अनुस्मारक थोड़ा कठिन शब्द है ना, लेकिन हम रिमाइंडर कहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। पूर्व में लिखे गए किसी पत्र पर कार्यवाही अनुपालना ना हुआ हो तो पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषक की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है। यही तो अभी बताया मैंने आपको ना कि याद दिलाया जाता है। आपने पहले पत्र लिखा, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आपने फिर से उन्हें याद दिलाने के लिए वह पत्र लिखा, तो वही क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विज्ञप्ति, जिसे क्या बोला जाता है? कम्युनिक बोला जाता है इंग्लिश में। सरकारी गैर सरकारी संस्थान अपने किसी निर्णय, निर्देश, योजना, घोषणा, नीतियाँ, नियम आदि से संबंधित व्यक्तियों एवं जनता तक पहुंचाना चाहती है तो यही पत्र विज्ञप्ति कहलाता है। अब जैसे आप लोग किसी वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे तो उस वैकेंसी की सूचना आप तक पहुंचाने के लिए ये विज्ञप्ति निकाली जाती है ना, वही है विज्ञप्ति। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है प्रेस विज्ञप्ति। वह सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध जनता से होता है और जो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती हैं, ऐसी सूचनाओं को प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। यानी जो सरकार की तरफ से घोषणाएं की जाती हैं, जैसे लॉकडाउन के समय अचानक से लॉकडाउन लग गया या
नोटबंदी के समय अचानक से नोटबंदी हो गई, तो उसके लिए बाद में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई ना प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से, वही है प्रेस विज्ञप्ति, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अधिसूचना, जिसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं, जो आप लोगों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है वही है। सरकार के गजट राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष या जनता से होता है। जैसे जब कोई वैकेंसी आने वाली होती है तो उसके लिए उन्हें राजपत्र में दिखाना पड़ता है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्रालय जब वैकेंसी निकालेगा तो उसे अपने राजपत्र में उसकी जो नोटिफिकेशन होगी उसे जारी करेगा, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, परिपत्र सर्कुलर, जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश, प्रावधान आदि कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो तो ऐसी स्थिति में लिखा जाने वाला पत्र परिपत्र या गश्ती पत्र कहलाता है। जैसे कोई एक सूचना है, वह कई व्यक्तियों तक या कई कार्यालयों में भेजनी है तो वही है परिपत्र, जिसे हम गश्ती पत्र भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निविदा सूचना, टेंडर नोटिस, सरकारी गैर सरकारी संस्था द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न कराने, सामान आपूर्ति करना, नीलामी आदि के लिए इन कार्यों को कर सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। जैसे सरकार कोई टेंडर देना चाहती है तो उसके लिए जो वह सूचना प्रकाशित करेगी वही कहलाएगा निविदा सूचना। तो उसमें जो इच्छुक व्यक्ति होगा वह आएगा, फिर टेंडर की जो आगे की प्रक्रिया है वह की जाएगी, इस तरह। अगला देखिए, अगला है कार्यालय टिप्पण या टिप्पणी भी लिखा रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। नोट शीट राइटिंग, इसका क्या मतलब है देखिए, सरकारी कार्यालयों में प्राप्त पत्रों का निष्पादन करने हेतु उन पर कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा जो कुछ अभियुक्तियाँ टिप्पणियाँ लिखी जाती है उन्हें कार्यालय टिप्पण कहते हैं। जैसे इसका मतलब होगा सरकारी कार्यालय में जो पत्र प्राप्त होते हैं उस पर जो वहाँ के अधिकारी होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं जो अपना विचार लिखते हैं, अपने विचार के माध्यम से जो पत्र का जवाब देते हैं वही कहलाता है कार्यालय टिप्पण या टिप्पणी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर। व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। यह तो एकदम आसान है, आप इसे ऐसे ही समझ लेंगे। ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट, जब मूल पत्र ही प्रेषक के पास वापस भेजा जा रहा हो अथवा उस पत्र को टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय कार्यालय में भेजा जा रहा हो तो उस पत्र पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को पृष्ठांकन कहते हैं। यानी जो मूल पत्र है वह प्रेषक के पास वापस भेजा जा रहा है या उसी पत्र पर टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय या कार्यालय के पास भेजा जा रहा है तो वही है पृष्ठांकन, जिस पर कार्यवाही हो सके उस कार्यालय द्वारा या उस मंत्रालय द्वारा जिस पत्र पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? अनुस्मारक पत्र, कार्यालय आदेश या विज्ञप्ति, इनमें से कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।